पहला प्रश्न है, विशेषकर आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। और राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आपकी दो कक्षाएं होंगी। राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित दो कक्षाएं मिनिमम 1 घंटे की, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे की कक्षा होगी। और इस 2 घंटे की कक्षा में आप राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सभी तथ्यों को आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए इसको बताएं। जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बोला जा रहा है कि यूनेस्को की, जहां पे टाइपिंग मिस्टेक है उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को इसमें जोड़ा गया, आपको बताना है। राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल या धौलावीरा, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। चलें, 27 जुलाई को ये बैठक हुई थी। उसी के बाद इसमें आपको एक स्थल जोड़ा हुआ देखने को मिलता है। 10 सेकंड का समय है, आप जवाब दीजिए और 10 सेकंड के अंदर मैं इसका जवाब आपको देता हूं। इसका सही जवाब है धौलावीरा। डी विकल्प इसका सही जवाब है। धौलावीरा को 27 जुलाई 2021 को आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वें सत्र में इसको जोड़ा गया। अब बात आती है धौलावीरा, तो धौलावीरा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात कि धौलावीरा कहाँ पे स्थित है, तो धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है, ठीक है। पहली बात तो गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके पास एक द्वीप है जहाँ पे ये स्थित है, इसका नाम है खादिर बेट, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित खादिर बेट नामक द्वीप के पास धौलावीरा स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि धौलावीरा की खोज कब की गई, तो धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेपी जोशी ने धौलावीरा की खोज किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और यह पता होना चाहिए कि धौलावीरा में पहली बार उत्खनन कब हुआ, तो धौलावीरा में पहली बार जो उत्खनन हुआ वो 90 से 91 में हुआ, 1990 से 91 में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ? RS बिष्ट के नेतृत्व में पहली बार यहाँ पर खनन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो धौलावीरा से संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित 3 से 4 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात कि हड़प्पा के स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। और यह जो धरोहर स्थल है ये गुजरात के कच्छ जिले में आता है और एक द्वीप के पास पड़ता है जिसका नाम है खादिर बेट। ये द्वीप का नाम भी आपको पता होना चाहिए। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 के बीच जेपी जोशी द्वारा की गई थी और RS बिष्ट के नेतृत्व में 1990 और 91 में पहली बार यहाँ पे खनन किया गया था। अब एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है, क्या बनता है उसको भी देख लेते हैं कि गुजरात के कितने स्थल हैं जिनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, मतलब कितने स्थल हैं जो इस सूची में शामिल हैं। तो पहला आपका है अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर इसमें शामिल है। अहमदाबाद शहर के बाद जो दूसरा स्थान है वो है रानी की वाव पाटन, रानी की वाव पाटन जो पाटन में है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तीसरे स्थान पे है चंपानेर, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल, पावागढ़ पुरातात्विक स्थल। तो पहले से आप समझिए कि पहले से गुजरात के 3 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें सबसे पहला था चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल, जिसको 2004 में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद रानी की वाव को शामिल किया गया और रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया। इसके बाद अहमदाबाद शहर को 2017 में शामिल किया गया और अब 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया। तो कहने का मतलब है कि आज की तिथि तक गुजरात के 4 स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत के कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। कब तक की बात हो रही है? जब यहाँ पे धौलावीरा को जोड़ा जा रहा है तब की बात हो रही है, ठीक है। तो धौलावीरा को जब जोड़ा गया, जब अंतिम
स्थल के रूप में, नवीन स्थल के रूप में धौलावीरा को जोड़ा गया तो कुल 40 स्थल थे, ये आपको पता होना चाहिए। धौलावीरा को लेकर कुल 40 स्थल थे, जिसमें 32 सांस्कृतिक स्थल थे, 7 प्राकृतिक स्थल थे और 1 मिश्रित स्थल था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। याद रखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब धौलावीरा को जोड़ा गया तो धौलावीरा 40वां था, ये मैं कह रहा हूं, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो बैठक का आयोजन किया गया था, ये चीन के फुजहोहू शहर में किया गया था। चीन के ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैठक का आयोजन कहां पे किया गया 44वें सत्र का, तो ये चीन के फुजहोहू शहर में ऑनलाइन माध्यम से किया गया था, आभासी माध्यम से किया गया था, क्योंकि कोविड के चलते ऐसी बैठक संभव नहीं थी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इस सत्र के दौरान ब्रिटेन के लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर से विश्व धरोहर स्थल का टैग हटा लिया गया है। तो इस बैठक में एक स्थल से विश्व धरोहर स्थल का टैग हटाया गया है, वो शहर आपको पता होना चाहिए, स्थान, उसका नाम है लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर, समुद्री वाणिज्यिक शहर। इससे क्या कर लिया गया है, इससे विश्व धरोहर स्थल का जो टैग था वो हटा लिया गया है। तो एक प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है कि किस शहर से विश्व धरोहर स्थल का टैग हाल ही में हटा लिया गया, तो वो है लिवरपूल समुद्री वाणिज्यिक शहर स्थल, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको बताएं। यहां पे बोला गया है कि जुलाई 2021 में, इसी समय आप जानते हो कि 2 स्थलों को जोड़ा गया था, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि जब धौलावीरा अंतिम बना था तब 40वां था, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा था। जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यह मंदिर भारत के किस राज्य में है। धौलावीरा के साथ साथ रामाप्पा मंदिर को भी जोड़ा गया था, तो ये मंदिर किस राज्य में है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए। और ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है, जिसको आप बोलते हो रामाप्पा मंदिर, ये 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था भारत का। ठीक है, तो बताएं, ये संबंधित है तेलंगाना से। ठीक है, तेलंगाना राज्य दक्षिण भारत का राज्य है तेलंगाना, जहां से ये संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो मंदिर है ये पालमपेट गांव में स्थित है। कहां पर स्थित है, पालमपेट गांव में स्थित है। यदि जिला की बात करें तो मुलुगु जिला आता है तेलंगाना का, जहां पर यह स्थित है। और यह तेलंगाना का प्रथम विश्व धरोहर स्थल है। तेलंगाना का प्रथम विश्व धरोहर स्थल होने का इसको गौरव प्राप्त है, ये आपको पता होना चाहिए। इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे, तो आपको बता दें, इस मंदिर के वास्तुकार थे रमप्पा इस मंदिर के वास्तुकार थे, यह आपको पता होना चाहिए। रामलिंगेश्वर स्वामी को यह मंदिर समर्पित है, मतलब शिव को समर्पित एक मंदिर है, जिसको तेलंगाना का प्रथम विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगला, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम कहां शुरू किया गया या कहां प्रारंभ किया गया, आपको बताना है। तो बताएं, देश का पहला अनाज एटीएम कहां प्रारंभ किया गया। और आपको बता दें, ये जो अनाज एटीएम है, जिस तरह से आप सामान्य एटीएम से पैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से इस एटीएम से पैसे निकाले जाएंगे। और वर्तमान समय में इस एटीएम से गेहूं, चावल और बाजरा 3 प्रकार के अनाज निकाले जा सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अनाज वर्तमान समय में निकाले जा सकते हैं, गेहूं, चावल और बाजरा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो सरकारी योजनाओं में हम अनाज देते हैं उसमें पारदर्शिता लाना, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक डायरेक्ट पहुंच सके, उसके लिए शुरू किया गया। तो ये फर्रुख नगर है गुरुग्राम में, जहां पे यह स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्रुख नगर गुरुग्राम जिला में यह स्थापित किया गया है। एक स्वचालित मशीन है जो एटीएम के समान काम करेगी। और मैंने बताया कि इनमें 3 ग्रेन्स, 3 अनाजों को वर्तमान समय में दिया जा रहा है, गेहूं, चावल और बाजरा।
इसको बताएं। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल पुनः 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? कौन है इस आयोग का अध्यक्ष, ये आपको बताना है। चले, उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओबीसी के उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग का कार्यकाल कितना समय के लिए बढ़ा दिया गया? तो याद रखना है 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना। चले बताएं। इसके अध्यक्ष थे जी रोहिणी। ठीक है, ये विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? 3 देशों में खादी और ग्रामीण उद्योग, या आप कह सकते हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने अपना पंजीकरण करा लिया है ट्रेडमार्क का। इनमें से कौन सा देश नहीं है ये आपको बताना है। चले, यहां पे आपको बता दें, भूटान, यूएई और मैक्सिको में हमने पंजीकरण करा लिया है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देश हैं जहां पर केबीआईसी ने अपना पंजीकरण करा लिया है, अपने ट्रेडमार्क को पंजीकृत कर लिया है। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी हमारा पंजीकरण नहीं हुआ है। इसको बताएं। कह रहा है 2021 में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया? बताएं, किस मंत्रालय का गठन किया गया? सहकार से समृद्धि के स्वप्न को पूरा करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया गया आपको बताना। विशेषकर सहकारिता मंत्रालय द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था, तो इसका सही जवाब होगा सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ रिवाइज करना है हमें, जहां पे फैक्ट बताया जाए उसको नोट कर लेना है। इसको बताएं। जुलाई 2021 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? बहुत सारे राज्यपाल एक साथ बदले गए थे, उनमें मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन आप बताएं थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, ये आपको बताना है। बताएं। थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, ये आपको बताना है। 4 राज्यों के नाम दिए हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। बताएं। यहां पे आप देखें तो कर्नाटक के राज्यपाल थे थावरचंद गहलोत। ठीक है, कर्नाटक के थे कौन? थावरचंद गहलोत बनाए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो गया थावरचंद गहलोत कर्नाटक। इसके बाद गोवा को याद रखना है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के बनाए गए हैं। गोवा के बाद यदि हम देखें त्रिपुरा के बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, त्रिपुरा के बाद यदि हम देखें झारखंड के बनाए गए हैं रमेश बैस। झारखंड रमेश बैस, ये हैं झारखंड के राज्यपाल। और झारखंड के राज्यपाल के देखें हरियाणा, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। मिजोरम का याद रखिएगा, मिजोरम के राज्यपाल महत्वपूर्ण है, नाम भी इनका थोड़ा सा टिपिकल है। मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभकपति। डॉक्टर हरिबाबू कंभकपति, ये हैं मिजोरम के। मिजोरम के बाद यदि देखें तो हिमाचल प्रदेश के भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर।
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये हैं हिमाचल प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए जिनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत वाराणसी में नदी क्रूज का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। यह संचालन किस योजना के अंतर्गत किया गया? देखो एक जवाब तो यहीं पे आपको मिल गया कि जो क्रूज सेवा शुरू हुई है ये किसके बीच? 80 घाट बनारस से लेकर राजघाट तक शुरू हुई है। ठीक है, तो 80 घाट से राजघाट तक शुरू हुई है। यह स्थान का नाम आपको पता हो गया, किन दो स्थानों को ये जोड़ती है। अब पूछा जा रहा है किस योजना के तहत शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। चले बताएं, किस योजना के तहत शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा। 4 योजनाएं यहां पे दी हुई हैं, किस योजना के तहत इसको शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया है प्रसाद योजना के अंतर्गत। ए विकल्प इसका सही है, प्रसाद योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। और प्रसाद योजना की जो स्वीकृति है ये 2018 में सबसे पहले दी गई थी। और विशेषकर प्रसाद योजना जो है, प्रसाद योजना के अंतर्गत यदि हम बात करें तो तीर्थ स्थलों का जो है कायाकल्प किया जा रहा है। तो तीर्थ स्थलों का कायाकल्प और जो आध्यात्मिक विरासत हैं उनका आप कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। तो ये सही उत्तर क्या हो गया इसका? प्रसाद योजना। याद रखना है 80 घाट से राजघाट तक की ये सेवा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया जा रहा है? चले बताएं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको बताना है कि किस देश की सहायता से इसका निर्माण किया जा रहा है। 4 देशों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चले बताएं। चले, इसका सही जवाब है जापान। जापान की सहायता से इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए इसको बताएं। 30 जून 2021 को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और ज्यादातर प्रश्न जो हैं ये जो आपके साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम होते हैं वहां पर बताए जाते हैं। तो बताएं 30 जून 2021 को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया, ये आपको बताना है। चलिए बताएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग या उच्च अध्ययन हेतु बच्चों को दी जाती है। 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के बच्चे ले सकते हैं। इसमें अधिकतर यदि हम देखें 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन दिया जाता है, लेकिन शर्त है कि वो जो बच्चा हो कम से कम 10 वर्ष से पश्चिम बंगाल में रह रहा हो और इसकी आयु सीमा 40 वर्ष। जरूरी नहीं कि पश्चिम बंगाल का ही निवासी हो, लेकिन यह जरूरी है कि वो पिछले 10 वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहा हो, तो वो ऐसा बच्चा इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, ऋण चुकाने की इसमें जो अवधि है वो है 15 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक के बच्चे इसको ले सकते हैं। इसका शुरुआत किया है पश्चिम बंगाल ने। डी विकल्प सही उत्तर है। चले आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में आई बाढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? उत्तराखंड में जो तबाही आई थी 2021 में, आप कह सकते हैं डैम के टूटने से, बर्फ के टूटने से, उसमें कौन सा है आपको बताना है। बताएं। कौन सा असत्य है आपको बताना है। इसमें आप एक कथन देख रहे होंगे कि राज्य में 1 सप्ताह के लिए आपात घोषित किया गया था। गलत है, क्योंकि राज्य में कोई आपातकाल घोषित नहीं किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो तबाही आई थी एक प्रकार से यदि हम देखें तो इसमें क्या चीजें थी, कौन कौन से क्षेत्र थे, कौन कौन सी नदियां थी, उसके बारे में हम पता होना चाहिए। सबसे जो प्रभावित नदी थी वो थी धौली गंगा और ऋषि गंगा। ठीक है, ऋषि गंगा और धौली गंगा ये 2 नदियां थी
जो सबसे ज्यादा प्रभावित थी, ये आपको पता होना चाहिए, धौली गंगा और ऋषि गंगा सबसे ज्यादा प्रभावित। और आपको यह भी पता होगा ऋषि गंगा पर जो जल विद्युत परियोजना बन रही थी वो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि वो नष्ट भी इस बाढ़ में हो गई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि जो ऋषि गंगा नदी है वहां पर एक ग्लेशियर का टुकड़ा टूटकर उसमें गिरा था। किसका ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा था? नंदा देवी ग्लेशियर का एक टुकड़ा था जो टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिर गया था। और टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरने के कारण एकाएक वहां पे बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना थी, वह भी नष्ट हुई थी, जो कि चमोली में है, ठीक है, वह भी काफी प्रभावित हुई थी, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सा इसमें से असत्य है, ठीक है। तो नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि नंदा देवी ग्लेशियर का टुकड़ा किस नदी में गिरा, तो याद रखना है ऋषि गंगा। इसको बताएं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर उन्हें ग्रेड प्रदान करने का एक उपकरण है। दूसरा, प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार वर्ष 2020 में 18-19 के संदर्भ में जारी किया गया था। तो बताएं इनमें से कौन सा सही है? देखो, इसमें यदि हम देखें, सबसे पहली बात आपको बता दें कि इसमें 70 संकेतकों पर बात की जाती है, ठीक है। 70 संकेतकों पर बात की जाती है। तो ये जो 70 संकेतकों वाली बात है ये तो आपका सही है कि 70 संकेतकों पर बात की जाती है। लेकिन इसमें बोला गया पहली बार इसको 2020 में शुरू किया गया, गलत है। पहली बार इसको 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो पहली बार ये जो संकेतक था इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2019 में हुई थी, 2019 में प्रकाशित हुआ था। और जो 2021 में प्रकाशित हुआ है ये इस बार का तीसरा है, मतलब इसके क्रम का तीसरा संस्करण जो है वो 2021 में प्रकाशित हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो निम्नतम ग्रेड पर जो है वो आपका राज्य आता है, केंद्र शासित प्रदेश आता है लद्दाख। निम्नतम ग्रेड पर आपका आता है लद्दाख, ये आपको पता होना चाहिए। प्रबंधन और प्रशासन में जो अधिकतम अंक जिस राज्य ने प्राप्त किया है वो है पंजाब। पंजाब राज्य ने प्रबंधन और इसको अधिनियमित करने में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। इसके साथ साथ अवसंरचना और सुविधाओं में सबसे कम जो स्थान पाया है वो है बिहार और मेघालय। तो बिहार और मेघालय इसमें निचले स्थान पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी इसके लिए होनी चाहिए। इतनी जानकारी यदि आपको है तो पर्याप्त। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। मई 2021 में किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की? वन स्टॉप सेंटर बताएं। देखो, ये विशेषकर जो सेंटर थे ये थे कि जो भारतीय महिलाएं हैं विभिन्न देशों में रह रही हैं और उन पर किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है तो उनके अपराधों के लिए, जो उन पर अपराध हुआ है उसके लिए उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसके लिए उनको न्याय प्रदान करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और इसका जो शुभारंभ किया है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। और जिन 10 देशों में ये सेंटर स्थापित किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब इनमें शामिल हैं और यूएई। टोटल 9 देशों में सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन सऊदी अरब में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसको लेकर बात होती है कि 10 वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। विशेषकर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ये योजना है, लेकिन ये विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करेगी। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए इसको बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भारत में किस नदी पर निर्मित हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, इस तरह का भी एक प्रश्न और आपको मिलेगा। बताएं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भारत के किस नदी पर निर्मित हो रहा है, आपको बताना। 4 नदियां यहां पे दी हुई हैं, किस नदी पर निर्मित हो रहा है ये आपको बताना है। यह निर्मित हो रहा है चेनाब नदी पर और यह जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। तो चेनाब नदी में निर्मित है, चेनाब नदी पर यह निर्मित है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। और यह ब्रिज जो है उधमपुर
श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना के अंतर्गत विस्तारित है, रेल परियोजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है। उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर परियोजना के बीच इसको काम किया जा रहा है। कटरा बनिहाल खंड पर आप इसको देखने को पाएंगे, तो याद रखना है चेनाब नदी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह भी आपको पता होगा कि ये जो ब्रिज है, ये जो आपका आर्च ब्रिज है, ये भी एफिल टावर से भी, जो सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं कि स्थान है, सबसे ऊंचा आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई उस पुल की है, तो एफिल टावर से भी ये ऊंचा है और एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचाई पर ये देखने को मिलेगा। अप्रैल 2021 में सरकारी स्कूलों और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहां पर लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया? लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया आपको बताना है। चलिए बताएं, लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया? लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की ये एक पहल है जिसके अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है, और विशेष रूप से ये कार्यक्रम उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां पर बच्चे या तो स्कूल गए ही नहीं हैं या तो किसी कारण वो स्कूल छोड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें यदि हम देखें तो इसका उद्घाटन किया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है दिल्ली में, सही उत्तर दिल्ली है। इसको बताएं, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां आयोजित किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला कहां आयोजित किया गया आपको बताना है। आपको बता दें, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है जहां पर इसका आयोजन किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है जहां पर इसका आयोजन किया गया। यदि आपको जानकारी है तो निश्चित रूप से आप जवाब दे सकते हैं। और पहली बार यह मेला हाइब्रिड तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें ऑनलाइन भी इस मेले का आयोजन किया गया और ऑफलाइन तरीके से भी इसका आयोजन किया गया, और यह मेला आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है ई कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चले जवाब दीजिए। दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, एक है ई कैबिनेट प्रणाली, एक पूछा जाता है ई विधानसभा। तो यहाँ पे ई कैबिनेट प्रणाली की बात हो रही है, तो आपको बताना है वो राज्य कौन सा है। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पूर्व में ई, आप कह सकते हैं ई विधानसभा का भी आयोजन किया था, और ई विधानसभा के बाद एक बार फिर से ई कैबिनेट का आयोजन किया है। मतलब अब हिमाचल प्रदेश के राज्य के प्रमुख कार्यों में, चाहे विधानसभा का कार्य है, मंत्रिमंडल का कार्य है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कागजों का इस्तेमाल नहीं होगा, सारी चीजें डिजिटल होंगी। इसको बताएं, फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? बताएं, किसने इसका उद्घाटन किया आपको बताना है। किसने इसका उद्घाटन किया आपको बताना है। इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। इसको बताएं, ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया? चले बताएं, उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व आने वाले समय में कौन बनेगा आपको बताना है। चले बताएं, मानस। मानस कहाँ पे है? मानस है नहीं, असम में है। पन्ना भी यहाँ पे नहीं है, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सिमरीपाल और महेंद्रगिरी दो इसमें से हैं जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से इनमें से कोई एक होगा, लेकिन आपको बता दें कि सिमरीपाल जो कि मयूरभंज जिले में है, ये तो इनका पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो मयूरभंज जिले में है। तो दूसरा कौन सा होगा? महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अब इसमें आपको बता दें कि जो दूसरा बन रहा है, इससे पहले आपको बता दें पहला जो सिमरीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको 2009 में यूनेस्को ने अपने मैन एंड द बायोस्फीयर
कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया था। और इसका यदि हम बोलें कि कब इसको स्थापित किया गया था भारत में, तो 1994 में इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, 1994 में। और 2009 में ये यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में यदि हम देखें तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो विश्व नेटवर्क में, यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर नेटवर्क के कैटेगरी में शामिल हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो सिमरीपाल पहला है, महेंद्रगिरी दूसरा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि कहाँ पे स्थित है ये बता दें तो गजपति और गंजाम 2 जिले पड़ते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? गजपति और गंजाम, ये 2 जिले पड़ते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये स्थित हैं। तो गजपति और गंजाम जिलों में ये आपका इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, तो कुछ जानकारी मैं और आपको बता देता हूँ जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको होना चाहिए। जैसे कि अभी एक हमारा राज्य है, राज्य हमारा है असम। ठीक है, असम क्यों चर्चा में था? असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। इसको किया है दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई को इन्होंने राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। किसने किया है? असम राज्य सरकार ने किया है। अब दिहिंग पटकाई को किया है तो इससे संबंधित कुछ जानकारी आपको बता देता हूं। दिहिंग पटकाई ये आपका असम का सातवां नेशनल पार्क होगा। ठीक है, और आपको बता दें भारत में यदि हम देखें, सबसे पहले तो इसका आप स्थान जान लीजिए। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया 2 जिलों में इसका विस्तार है। कहां पर है? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया 2 जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। विशेष रूप से हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के संरक्षण का ये क्षेत्र है, हाथियों की बाहुल्यता वाला ये क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा अभी तक जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते थे, नेशनल पार्क, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते थे। मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य भारत का है मध्य प्रदेश, जहां पे 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद दूसरा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है हमारा असम, जहां पर 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद बात आता है तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर यदि हम देखें तो कई सारे राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार राज्य आते हैं, जहां पर 6 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। तो यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप जवाब दोगे एमपी। दूसरा पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप जवाब दोगे असम। ठीक है, तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 से 5 राज्य हैं, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूर्व में असम सरकार ने कोकराझार जिले में रायमोना राष्ट्रीय पार्क है, रायमोना राष्ट्रीय पार्क असम में ही है। रायमोना राष्ट्रीय पार्क कोकराझार जिले में है। इसको जो है इन्होंने अधिसूचित किया था किसके रूप में? राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की घोषणा की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ बता दें, आपने देखा कि असम में 7 नेशनल पार्क हैं, तो कौन कौन से असम में 7 हैं आपको बताना है। सबसे पहले आप जानते हो असम में है काजीरंगा, मानस, नामेरी, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, और इसके साथ साथ डिब्रू सखोवा, ये आपके पहले से थे और एक नया शामिल हुआ है जो आपका, वो आपने देख लिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक नेशनल पार्क असम का है जिसके नाम के आगे से राजीव गांधी शब्द हटा लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, अब इससे राजीव गांधी शब्द हटा लिया गया है, अब इसका नाम हो गया है औरंग नेशनल पार्क, तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कब तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, बताएं। कब तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, आपको बताना। चलें, सड़क दुर्घटनाएं बहुत ही आम हो गई हैं भारत में, और यदि आप देखें तो प्रति वर्ष यदि हम सड़क दुर्घटनाओं की मौत का आंकड़ा देखें तो लगभग 4,49,000 का आंकड़ा है। मतलब 4 से 5 लाख मौतें प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं से भारत में देखने को मिलती हैं। अब इनमें भी
सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं यदि देखें तो तमिलनाडु राज्य में होती हैं, और सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो मृत्यु होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। तो दो अलग अलग फैक्ट हैं। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे ज्यादा मौतें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। मतलब तमिलनाडु में भले ही दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन इन दुर्घटनाओं में लोगों को बचा लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भले ही दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन इनमें लोगों को बचाया नहीं जा सकता है। मतलब कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, हमारी जो भी प्रणाली है, जो भी हमारा नियंत्रण का जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बेहतर ढंग से नियमों का कार्यान्वयन नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब भारत ने कब से 50% कमी लाने की बात की है? भारत ने बताया है कि वर्ष 2025 तक हम सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का बात करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वैश्विक स्थान पर भारत तीसरे स्थान पे आता है। सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं अमेरिका में देखने को मिलती हैं, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं जापान में देखने को मिलती हैं, और भारत तीसरे स्थान पर होता है जहां पर सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष क्या है, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष 2021 में पहली बार सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, पहले पिछले वर्षों में, इससे पूर्व में क्या मनाया जाता था? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था। इस बार क्या मनाया जा रहा है? सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जब हमारा वर्ष शुरू होता है। तो जनवरी और फरवरी माह में ये मनाया जाता था सड़क सुरक्षा सप्ताह, लेकिन इस बार सड़क सुरक्षा माह मनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना पर विचार कीजिए। इस योजना को मार्च 2020 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। दूसरा, इसके तहत देश में प्रत्येक भूखंड को एक 14 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी। इनमें से कौन से सत्य हैं आपको बताना है। चलिए बताएं। जवाब दीजिएगा। देखो, इसमें जो है दोनों विकल्प आपके सत्य हैं। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरे देश में लागू करने की बात की गई है, और वर्तमान समय में 10 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू भी किया जा चुका है। ठीक है, इसमें 14 अंक का एक आप कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी, इसलिए इसके दोनों विकल्प सही है। मतलब सी उत्तर इसका सही विकल्प है। हाल ही में पूरी तरह से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेल जोन कौन सा बन गया है? प्रथम मुख्य भारतीय रेल जोन कौन सा बन गया है जो 100% विद्युतीकरण जिसका हो चुका है? बताएं। 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे जोन कौन सा बना है आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे हैं, पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे या उत्तर मध्य रेलवे। जवाब दीजिएगा। चलें, इसका सही जवाब है पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे बी विकल्प इसका सही जवाब है। आपको बता दें, राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन पड़ता है। राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन पड़ता है जो 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिसका 100% विद्युतीकरण हुआ है। ठीक है, तो 100% विद्युतीकरण इनका हो गया है। यदि इनकी कुल लंबाई हम बात करें तो इनकी कुल लंबाई है 3011 किलोमीटर। तो 3011 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है पश्चिम मध्य रेलवे का, जिसको बोलते हैं कि कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे सेक्शन, इसका पूरी तरह से विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेलवे जोन कौन सा पड़ता है? पश्चिम मध्य रेलवे पड़ता है। आपको बता दें, भारत में वर्तमान समय में सिर्फ 16 मुख्य रेलवे जोन है। 16 मुख्य रेलवे जोन वर्तमान समय में है। 17वें जोन का दर्जा दिया गया है कोलकाता मेट्रो को। याद रखिएगा, 17वां जोन जो दर्जा दिया गया है वो है कोलकाता मेट्रो का। और आपको बता दें कि 18वां जो हमारा बना था वो बना था दक्षिण तट रेलवे। तो 18वां जोन हमारा बना था दक्षिण तट रेलवे। यदि हम कुल मिलाकर रेलवे जोनों की बात करें तो कुल मिलाकर भारत में 18 रेलवे जोन आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि
दो जानकारी और आपको होनी चाहिए कि रेल मंत्रालय का जो लक्ष्य है वो है कि दिसंबर 2023 तक जो ब्रॉड गेज वाले हमारे रेल मार्ग हैं, ब्रॉड गेज वाले जो हमारी पटरियां हैं, इनका पूर्णतः विद्युतीकरण हो जाए। तो 2023 तक ब्रॉड गेज वाली रेल पटरियों का 100% विद्युतीकरण करने का रेलवे का लक्ष्य है। ये लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष तक रेलवे का लक्ष्य है कि 100% विद्युतीकरण हो जाए। तो 2023 तक है, ये लक्ष्य भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, फरवरी 2021 में पहले आसियान इंडिया हैकाथॉन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन कहां किया गया था या किस मंत्रालय की पहल है? बताएं, कहां किया गया और किस मंत्रालय की पहल है, आपको बताना है। चल, इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। बी विकल्प सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। कोविड के चलते इसका जो था ये आप कह सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से इसका आयोजन किया गया। 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की? बताएं, किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की, आपको बताना है। चलिए बताएं, बताएं। किस देश के सैन्य दस्ते ने 26 जनवरी को भागीदारी की थी? आपको बता दें ये दस्ता था बांग्लादेश के सैन्य दलों का और इसमें 122 जवान शामिल थे जिन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया। सबसे पहली बार यदि हम बोलें कि किस देश के सैन्य दस्ते ने हमारे परेड में, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था, तो वो था फ्रांस का दस्ता। सबसे पहले फ्रांस के सैनिकों के दस्ते ने हमारे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था और फ्रांस ने जो भाग लिया था ये था 2016। तो आप कह सकते हो कि बांग्लादेश दूसरा देश बना है जिसके सैन्य दस्ते ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस परेड के अंतर्गत, भारतीय गणतंत्र दिवस परेड के अंतर्गत हिस्सा लिया है। तो बांग्लादेश का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, यूएई भी था। यूएई 2017 में भाग लिया था। यूएई के दस्ते ने भी 2017 में भाग लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश है तीसरा। तो पहला फ्रांस जिसके दस्ते ने भाग लिया 2016 में, दूसरा यूएई के दस्ते ने भाग लिया 2017 में, और तीसरा है बांग्लादेश और बांग्लादेश के दस्ते ने भाग लिया 2021 में। तो ये 3 देशों के नाम और क्रम इनके याद रखिएगा। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहां खोला गया? बताएं, केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहां खोला गया, आपको बताना। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है बच्चों को, नवजात शिशुओं को माता का संरक्षित दूध उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य होता है। और ये खोला गया है एर्नाकुलम में। ठीक है, तो एर्नाकुलम सही उत्तर है। इसका दूसरा भी खोला जा रहा है केरल में। दूसरा कहां पर खोला जा रहा है? दूसरा खोला जा रहा है त्रिशूर में। तो पहला खोला गया है एर्नाकुलम में, दूसरा खोला जा रहा है त्रिशूर में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि भारत का सबसे पहला कहां खोला गया था, तो पूरे भारत का यदि हम पहले की बात करें तो ये 1989 में मुंबई में खोला गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला मुंबई में खोला गया था वर्ष 1989 में। और उसके बाद यदि हम देखें तो केरल में 2 खोले गए हैं। पूर्वोत्तर भारत का यदि हम पहले बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का जो पहला खोला गया था वो गुवाहाटी में खोला गया था। तो तीनों याद रखिएगा। यदि संपूर्ण भारत की बात किया जाए तो मुंबई याद रखना है, पूर्वोत्तर भारत की बात किया जाए तो गुवाहाटी याद रखना है, यदि केरल की बात किया जाए तो एर्नाकुलम, दूसरा त्रिशूर, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में किसने त्रिपुरी जनजातियों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग की है? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग किसने की है, आपको बताना है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग किसने की है, आपको बताना है।
चले, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग किसने की है? ये किया है प्रमोद किशोर माणिक्य देव वर्मा ने, यहाँ के राजवंश से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके द्वारा की गई। इसको बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रबुद्ध भारत जागृत भारत के कौन से वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? बताएं, इसका जवाब दीजिएगा। कौन से समारोह को संबोधित किया, ये आपको बताना। ये संबोधित किया है 125वें समारोह को। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ये है क्या, आपको बता दें, रामकृष्ण मठ है, बेलूर मठ के नाम से जिसको जानते हैं, वहां से इसका प्रकाशन किया जाता है। और आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में, स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। तो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है, इसकी शुरुआत 1896 में विवेकानंद द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। आज रामकृष्ण मठ द्वारा इसका प्रकाशन लगातार किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत की सबसे लंबे समय से प्रकाशित होने वाली जो अंग्रेजी पत्रिका है, उसमें ये शुमार है। तो भारत की सबसे लंबी समय से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी पत्रिका है, ये पता होना चाहिए। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत की थी, ये पता होना चाहिए। आज के समय में कहाँ से इसका प्रकाशन हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किस पौधे के स्वैच्छिक विनाश के लिए गांव को 10 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए हैं? तो मणिपुर के मंत्री ने किस पौधे के विनाश के लिए उस गांव को पुरस्कृत किया है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो गांव है, ये भी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले बताएं, किस पौधे के लिए पुरस्कार दिए गए हैं, ये आपको बताना है। बताएं, ये गांव है पेय या पायोही, गांव का नाम है पेय या पायोही। और यहाँ पे जो पुरस्कृत किया गया है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है अफीम के पौधे को नष्ट करने के लिए। याद रखिएगा, अफीम के पौधे को नष्ट करने के लिए 10 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री ने पेय या पायोही, पेय है हाँ, या पायोही गांव को दिया है, मणिपुर को दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज, अभी तक आपने देखा था सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज की बात की थी, यहाँ पे बोला जा रहा है भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो सड़क आर्क ब्रिज कहाँ पे सबसे ऊंचा बनाया गया, ये आपको बताना है। बताएं, चलिए जवाब दीजिएगा। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये किया गया है पूर्वी खासी जिले में। कहां पर किया गया है? पूर्वी खासी जिले में। और पूर्वी खासी जिले में किया गया है, पूर्वी खासी जिला पड़ता है मेघालय। इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका? मेघालय इसका सही उत्तर हो गया। यदि कभी आपसे नदी पूछ लिया जाए तो नदी याद रखिएगा, वाह रियू नदी पर इसका निर्माण किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाह रियू नदी पर इसका निर्माण किया गया है। यदि पूछ लिया जाए किन दो स्थानों को जोड़ता है तो याद रखिएगा भोलागंज को सोहबर से, भोलागंज को सोहबर, भोलागंज को ये सोहबर से जोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा विकसित हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया? बताएं, एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया किस राज्य सरकार द्वारा विकसित हवाई अड्डे को? बताना है। यह है कुर्नूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, और कुर्नूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश इसका सही नाम है। और इसका अब
आधिकारिक नाम क्या हो गया ये आपको पता होना चाहिए। इसी नाम से पूछा जा सकता है कि ये संबंधित हवाई अड्डा किस राज्य में आता है। ये है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट, नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा, कुर्नूल ग्रीन एयरपोर्ट जो है उसी का नाम है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट। ये आपको महत्वपूर्ण है, ये नया एयरपोर्ट बना है आंध्र प्रदेश में, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। और 28 मार्च से यहाँ से वाणिज्यिक उड़ानें प्रारंभ कर दी गई हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित भारत पर्व 2021 महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, बताएं। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। इसका आयोजन किया गया ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इसको बताएं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है आपको बताना। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है, चले बताएं। ये नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। बी विकल्प इसका सही उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और आपको पता होगा 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी का ये जन्मदिन होता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को आगे से 23 जनवरी को जब भी ये जन्म दिवस पड़ेगा, जब भी ये तिथि आएगी, हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। इसकी घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार ने की है। अब आपका होमवर्क है, क्योंकि आज का लास्ट प्रश्न है तो हम होमवर्क भी आपको दे रहे हैं। होमवर्क है कि अंडमान के जिन द्वीपों का नाम बदला गया है उनमें से एक द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखा गया है। उस द्वीप का क्या नाम है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेताजी के नाम पर अंडमान के किस द्वीप का नाम रखा गया है। ये आपका आज का होमवर्क है। तो आज की जो हमारी चर्चा थी यहीं पे समाप्त होती है। कुछ प्रश्न और बचे हैं, 1 घंटे का सेक्शन और कल आपका होगा और उसी में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरे 1 वर्ष के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम संकलित कर लेंगे, उनका हम अध्ययन कर लेंगे। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।